तो अपने अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को सारी इंडिया में 1857 तक बैठा दिया था। कंट्रोल ओवर इंडिया बाय ब्रिटिशर्स अप टू 1857। अब उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था और अपनी पॉलिसी जो है यहाँ के सोसाइटी के हर वर्ग पर अलग अलग पॉलिसीज, जिससे क्या उनको बेनिफिट्स हो कि हर वर्ग के हर क्लास के ऊपर अपनी पॉलिसी। बिल्कुल न किंग्स और नवाब्स के खिलाफ पॉलिसी, पीजेंट्स किसानों के खिलाफ पॉलिसी, ट्राइबल्स के खिलाफ पॉलिसी, और अपने लोगों के लिए जो उन्होंने जाने अनजाने कोई रिफॉर्म्स लागू किए, सती प्रथा को बैन किया, विधवा विवाह को मान्यता दी, रीमैरिज ऑफ विडोज, बैन ऑन सती कस्टम्स, उसको भी क्या है कि हमने उल्टा ले लिया। आम जनता ने उल्टा ले लिया कि ये ऐसे हमारे धर्म के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो क्या है हमारा रिलीजन खत्म कर रहे हैं। सोल्जर्स सोल्जर्स भी परेशान थे, बोले यार हमारे जो धर्म है उसको पालना ही नहीं करने देते ये लोग, हमारे धर्म को तो मानते ही नहीं, हमको तो सिर्फ एक क्या है कि नौकर के रूप में ट्रीट करते हैं कि हमारे लिए मरो बस। तो कुल मिलाकर क्या है कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो रिएक्शन थी, एक्शन थी, एक्शन। और आपको मालूम ही है कि किसी के आप एक एक थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला कोशिश करेगा कि मैं उसके दो थप्पड़ मारूं। वो मार सके या ना मार सके वो बात दूसरी है, लेकिन रिएक्शन तो दिखाएगा, और नहीं तो वो गालियां देना शुरू कर देगा। दो थप्पड़ नहीं लगा सकेगा सामने वाले के, तो गालियां देना, अब्यूजमेंट शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं कंप्लेंट करेगा कि इसने इस तरह से आई वॉज स्लैप्ड बाय हिम। तो पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने लागू की वो थे एक्शंस, और उन एक्शंस के खिलाफ अपना जो क्या रूप दिखाया, जो रिएक्शन दिखाया, वो 1857 में दिखाया पहली बार। उसको रिवोल्ट कहा गया कि जनता ने किस प्रकार से, हर वर्ग ने अपना अपना किस प्रकार से रिएक्शन रिवोल्ट के रूप में पैदा किया अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? एक्शन तो अंग्रेज ले रहे थे ना, रिएक्शन ले रही थी जनता। और ये जो सारे रिएक्शंस है क्लबिंग होकर एक रिवोल्ट के रूप में 1857 में खड़े हो गए। तो अब अपने क्या है कि थोड़ा थोड़ा हर जो क्लास है अपनी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, क्या कबाड़े की क्या एक्शंस लिए थे जिससे हमारा जो हर वर्ग जो है, हर क्लास नाराज होगी इंग्लिश के खिलाफ। भाई एक तो क्या है कि किंग्स और नवाब्स की जो जो शान थी, जो दबदबा था, जो अथॉरिटी थी, वो नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वहां पर क्या है कि अपने रेजिडेंट्स बैठा दिए इंग्लिश, जो यहां तक तय करते थे कि तू आगे इस गद्दी पर रहेगा या नहीं रहेगा, या तेरा बड़ा राजकुमार जो है वो गद्दी पर रहेगा, या छोटे वाला बैठेगा या बड़े वाला बैठेगा, या तुम्हारी डेनेस्टी आगे चलेगी नहीं, नई डेनेस्टी बैठाएंगे हम।
यहां तक रेजिडेंट्स जो है तय करने लग गए। तो फिर किंग्स और अथॉरिटी नहीं रहे, तो नवाब और किंग्स है किस बात की खेत की मूली। अथॉरिटी तो है, जो अथॉरिटी नहीं रहे तो फिर रिएक्शन तो अंदर से आएगा ही आएगा। रेजिडेंट्स बैठा दिए तो वो ये कबाड़ा करने लग गए। फिर क्या है कि और नहीं तो 48 1848 से लेकर 1856 तक श्रीमान एक डलहौजी आए, गवर्नर जनरल डलहौजी आए। डलहौजी की पॉलिसी ने और ही कबाड़ा कर दिया इन नवाब और इनके खिलाफ। वो अपनी लैप्स पॉलिसी ले आए कि जिनके पास जो मेल कोई हेरिडेटिकल बायोलॉजिकल जो मेल कोई नहीं है राजकुमार, तो उसका राज जो है उसके मरने के बाद, किंग या नवाब के मरने के बाद जो है लैप्स हो जाएगा और उसको उसकी टेरिटरी को हम इन्वॉल्व कर लेंगे। इसको लैप्स पॉलिसी बोला। और जब डलहौजी को टेरिटरी हड़पनी होती तो वो आरोप लगा देता कि जनता की सेवा नहीं कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर नहीं कर रहा है, ये मिसकंडक्ट हो गया इसका, और इसका जो है वो टेरिटरी ले लीजिए। ये अवध के साथ हुआ। अवध का नवाब जो वाजिद अली शाह था उसके साथ हुआ ये कि जब सब्सिडरी अलायंस से देसी राजाओं ने किया कि हमें आपकी सेना दे दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। अब वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो टेरिटरी अपने अंदर डिवॉल्व कर लेती कि आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं चुकाया तो ये सीज है आपकी टेरिटरी। तो आधा जो अवध था 1851 में ही ये ले चुका था। कौन ले चुका था? वेलेजरी। कि पेमेंट नहीं किया है भैया आपने फौज का, हमने जो आपको फौज दी उसका पेमेंट नहीं हुआ, आधी टेरिटरी हमें दे दी 1801। और बाकी आधा बचा डलहौजी साहब ने 1856 में ले लिया। अब यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि अवध की जो टेरिटरी है ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार मिलाई पूरी, कि भाई आधी तो सब्सिडरी अलायंस की जो फोर्स थी उसका वो किराया नहीं दे सका था 1881 में, तो वो मिला लिया। बाकी आधा जो है बोला वाजिद अली शाह जो नवाब है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, जनता की पूरी सेवा नहीं कर रहा है, ड्यूटी पूरी नहीं निभा रहा, इसलिए ये हमारे में मिला लिया, ब्रिटिश टेरिटरीज में मिला लिया कंपनी ने। तो इस प्रकार से अवध पूरा दो बहाने करके, दो एक्सक्यूज करके सारा अवध मिला लिया था। कहने का मतलब इससे किंग्स और नवाब्स की अथॉरिटी तो कम होगी ना, वो तो गए काम से। इसी प्रकार से आप क्या है कि इसमें ये लिख सकते हो अथॉरिटी कम कैसे, मुगलों के लिए क्या है कि बोलो कैनिंग कैनिंग ने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि बहादुर शाह जफर जो सम्राट है इसके मरने के बाद में क्या है कि मुगल डायनेस्टी खत्म मानी जाएगी और सिर्फ प्रिंस रहेंगे। देयर विल बी नो एम्परर इन द इंडिया, ओनली द प्रिंस। तो अथॉरिटी खत्म होगी, एम्परर नाम ही हटा देंगे हम। बहादुर शाह जफर के बाद में एम्परर नाम ही हट जाएगा, कैनिंग ने कहा। इधर डलहौजी था, उसने कह दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद में हम क्या करेंगे, लाल किला जो रेड फोर्ट है ये हमारे काम में लेंगे, इनको बाहर फेंकेंगे, इसके इनके जो बैग एंड बैगेज है एम्परर के सम्राट के वो बाहर फेंकेंगे, खाली कराएंगे रेड फोर्ट। तो अथॉरिटी कम हो गई।
अब कोई अथॉरिटी होती है, जैसे इंडियन करेंसी है, उसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो है, डॉलर के ऊपर जैसे जॉर्ज वाशिंगटन की फोटो है, तो ऐसे ही कॉइन जो है सम्राटों के, पुराने जो सम्राट हैं उनकी फोटो होती थी कॉइन के ऊपर कि ये पैसा चलेगा, पैसा चलेगा। लेकिन कंपनी ने जो कॉइन मिंट होते थे इंडिया के लिए, जो कॉइन बनाए जाते थे, जो रुपया बनाया जाता था, उसके ऊपर पहले एम्परर, सम्राट का चित्र हुआ करता था, बहादुर शाह जफर तक, जफर का चित्र हुआ करता था। लेकिन कंपनी ने कॉइन मिंटिंग में क्या किया, एम्परर का चित्र हटा दिया और अपने उस रानी का चित्र लगाना शुरू कर दिया। तो अथॉरिटी कम होगी ना इनकी, तो अब इनको रिएक्शन तो दिखाना होगा, रिवोल्ट तो करना होगा। अच्छा, पीजेंट्स, पीजेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है भाई, इन्होंने थोड़ा रूप तो, थोड़ा रिवोल्ट तो इन्होंने बंगाल, बंगाल में इंडिगो रेबेलियन में दिखा दिया था। इंडिगो की खेती हम नहीं करेंगे, दिखा दिया था। पॉलिसीज क्या थी पीजेंट्स के खिलाफ, क्या खिलाफ हो रही थी बातें, हाई टैक्स हाई रेवेन्यू, और जो कलेक्शन करने का जो तरीका बड़ा हार्श होता था कि रेवेन्यू नहीं आई, छोड़ जमीन को, भाग जाए यहाँ से, ऑक्शन करेंगे हम। जमींदार तक तंग थे, मनी लेंडर्स, अब वो रेवेन्यू चुकाने टैक्स के लिए जो उधार वो सेठों से लाया करते थे, मनी लेंडर्स से, वो बड़ा हाई ब्याज पर देते थे, हाई इंटरेस्ट पर देते थे, उधर वो वसूली किया करते थे पीजेंट्स से। पीजेंट्स के खिलाफ जो पॉलिसी थी वो इनको रिएक्शन दिखाने के लिए मजबूर कर दी। ट्राइबल्स का फॉरेस्ट एक्ट वगैरह लगाने के बाद में क्या है कि सारी प्रॉपर्टी फॉरेस्ट की क्या अंग्रेजों की हो गई, ट्राइबल्स के पास कुछ नहीं रहा। लिवली लिवलीहुड ही उनकी तो खराब हो गई ट्राइबल्स की, वो भी इनको डिकू कह के और कह के, जैसे बिरसा मुंडा का केस किया था आपने, तो इस तरह से रिएक्शन दिखाने लग गए। रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, सती प्रथा, मतलब विडो री मैरिज एक्ट पास किया इन्होंने, और एक ये भी पास कर दिया कि चेंज इन रिलीजन विल नॉट बार द विल नॉट बार फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो हिंदू लॉ के अनुसार जो प्रॉपर्टियां, या मुस्लिम लॉ के अनुसार जो प्रॉपर्टियां होती थी ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, धर्म के हिसाब से कि ये इतनी इसको, इतनी इसको, उसके बेटों में विभाजित होगी, इसके लड़कियों में विभाजित होगी, इसके बेटों में विभाजित होगी, इसके भाइयों में विभाजित होगी, वो सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप क्रिश्चियन बन गए तो फिर भाई जो हिंदू धर्म का या मॉडर्न धर्म का जो बेनिफिट है प्रॉपर्टीज का, वो क्यों। लेकिन और लेकिन अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया कि यदि वो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये जोरदार बात हुई। तो इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स बनाए, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन ही रहेगी, संस्कृत, ये ज्योतिष, ये जो, ये कोई पढ़ाई है क्या, फारसी, ये कोई पढ़ाई है क्या, कुछ नहीं है, जीरो है, आदमी का दिमाग खराब कर देती है। इंग्लिश ही एजुकेशन है, यही पढ़ो, उसी से रोजगार मिल देंगे हम आप। अब उनको, उनके दिमाग में यह आ गई इस तरह के रिफॉर्म होने से, इनको, अपने लोगों को, इंडियंस को, कि ये अपने गोरे जो हैं ये मल्लेच हैं और ये फिरंगी हैं, फिरंगी अंग्रेजों को कहते थे, ये फिरंगी है, ये अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन, चिढ़ हो गए साहब, बड़ा मामला खतरनाक हो गया। वो जब उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस हम बना रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी भी दिलाएंगे, ये 1830 के अंदर बेंटिंग से पहले ये कानून बना दिया था, 1830 में।
तब ये देखा कि ये किसी भी प्रकार से चारों तरफ से ये अपने रिलीजन को खत्म करने के फिराक में है, तो जनता रिवोल्ट में शामिल हो गई। सोल्जर्स की कहानी अलग थी। सोल्जर्स को पे और जो तनख्वाहें हैं बहुत कम होती थी, सर्विस कंडीशंस खराब थी, खाना वगैरह और है वो मेस में और घटिया देना, और रात दिन टॉयल एंड बॉयल ड्रिल करवाना, ये करवाना, सर्विस कंडीशंस बहुत खराब थी, ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। रिलीजन जो बिलीफ थे कि फौज में आ गए हो, कोई रिलीजन नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये चोटी वगैरह जो रखना है, ये कट, ये जो मोमडन जो है, ये दाढ़ी वगैरह रख रहे हो, फौज में कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं होगी, क्लीन शेव करो। तो फौजियों को उनके जो रिलीजन बिलीफ्स थे वो लागू, वो मानने नहीं दिया जाता था। They were not allowed to follow their customs and rituals according to their धर्म। बड़ी चीड़ हुई सोल्जर्स को अंदर अंदर, यार ये जोरदार नौकरी हुई। एक क्या है कि अपने हिंदू धर्म में ये भी था कि समुद्री यात्रा जो कोई करता है उसको पाप लगता है। तो उन्होंने ओवरसीज जो फौज तो अंग्रेजों को भेजते थे, यहाँ की फौज को तो ओवरसीज भी भेजना पड़ता था, ओवरसीज भी भेजना पड़ता था। तो बैरकपुर जो छावनी है, देखिए कैलकाटा, कैलकाटा के पास में ही है बैरकपुर, और कैलकाटा से, जब कैलकाटा से समुद्र के किनारे की तरफ जाते हो तो 24, एक प्रकार से समझिए 24 विलेजेज आते हैं लाइन से, उसको अंग्रेज 24 परगनाज कहते थे। 24 परगना ये अंग्रेजों के पास रहे जफर के टाइम से बंगाल में। और इसी 24 परगना के अंदर एक छावनी थी, कैंट था। कैंट किसको कहते हैं? जिसमें फौजी रहते हैं, कैंट। जैसे एक रेलवे स्टेशन आता है दिल्ली में जाते हो, कैंट आ गया, दिल्ली कैंट, मतलब यहाँ फौज का रेलवे स्टेशन है। तो बैरकपुर कैंट जो था, बैरकपुर 24 परगना के अंदर, वहां वहां से क्या है कि समुद्री किनारे बर्मा को जीतने के लिए 1824 में जो वार हो रहा था, म्यांमार या बर्मा जिसको कहते थे, म्यांमार, तो वहां फौजियों को कहा गया कि समुद्र के किनारे आपको बर्मा में उतारेंगे और वहां लड़ो जाकर। उन्होंने मना कर दिया, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम जमीन के रास्ते से चले जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, नो, यू आर नॉट अलाउड बाय द लैंड रूट्स, you are allowed only by the sea routes, and now you are disobeying, you are here you are doing undisciplined। अब उसको क्या है, वो टर्मिनेट कर दिया, और सजा जेल और कर दी उनको, या यू आर अनडिसिप्लिन। फौजियों को बड़ा वो दर्द हुआ अंदर से, दर्द अंदर से हुआ, तो वो किस में निकलेगा? रिवोल्ट में निकलेगा। तो और बाद में तो क्या है, 1956 में डलहौजी ने तो नियम ही निकाल दिया था कि only the person will be recruited in army, the who will be agreed, who will be agree to move anywhere by overseas। जो ओवरसीज की यात्रा करने का जो एग्री है वही फौज में आएगा, उसी की भर्ती की जाएगी, बाकी की भर्ती नहीं करेगी। अब एक प्रकार से देखा जाए तो भर्ती बंद हो गई। तो इस प्रकार से क्या है कि सोल्जर्स के ऊपर भी इनके पॉलिसीज के इफेक्ट आए, सारे वर्ग के खिलाफ आ गए। आप
इनका इसका मैं ग्राफिक बना दिए, सारे जो कम्युनिटी के अलग अलग सेक्शन थे उस पर पॉलिसीज के क्या इफेक्ट्स आए, आप इसमें फिलअप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अब क्या है कि जो म्यूटिनी है, विद्रोह है, रिवोल्ट है, म्यूटिनी मीन्स रिवोल्ट, बिकम्स ए पॉपुलर अपराइजिंग, मतलब जो रिएक्शन है इन लोगों का, रिएक्शन जो है वो उठ खड़ा हुआ एक साथ, अपराइजिंग। कैसे पता लगा कि अब कबाड़ा हो गया, अपराइजिंग हो गई? भाई जब स्टेट ब्रेकडाउन हो गया, राज के कोई नियम कानून चले ही नहीं, पूरी की पूरी अराजकता हो गई, कोई नियम कानून कुछ भी नहीं, मोब मोब का कानून चलेगा, हा हो हल्ला, स्टेट ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जो रिएक्शंस हैं, जो ये रिवोल्ट है, इसको अपने 3 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं याद रखने के लिए। 3 पार्ट्स में कैसे भाई, लर्निंग या मेमोरी के लिए काम आएगा ना। 3 पार्ट में कैसे? एक में तो क्या है कि अपने पढ़ेंगे, बिगिनिंग पढ़ लेते हैं, शुरुआत कहां से हुई, ये चिंगारी कहां से सुलगी, ये चिंगारी कहां से सुलगी, और ये चिंगारी जो है फैली, 2 में पहले आग सारे देश में कैसे लगी, ये घटनाएं देखनी पड़ेगी अपने को। इसकी घटनाएं देखनी पड़ेगी, दूसरे की स्प्रेडेड आउट की घटनाएं देखनी पड़ेगी, हैपनिंग्स देखनी पड़ेगी, और तीसरे में क्या है कि कंपनी फाइट्स बैक कैसे कर रही है, इस रिवोल्ट को कंपनी ने दबाया कैसे। तो तीनों में 3 टाइप की अलग अलग हैपनिंग्स है, वो याद करनी है अपने को। समझ में आ गए? ये अपराइजिंग में, तो अपराइजिंग में जो ये घटना है, अपनी कलम गई वही नीचे, कलम के बिना पार कैसे पड़ेगी। बिगनिंग्स की घटनाएं देखिए आप, बिगनिंग्स की। सबसे पहले मैंने आपको बैरकपुर छावनी बताई थी, बैरकपुर कैलकाटा के पास, वहां जो है मंगल पांडे नाम का सैनिक था, उसने राइफल में जो कारतूस भरा जाता है उसमें एक कोई लगा हुआ था, उसको मुंह में लेकर तोड़ना पड़ता है, फिर बंदूक में लगाना पड़ता है कार्ट्रिज। वो मंगल पांडे के अनुसार ये गाय की चर्बी का था, जो धर्म के खिलाफ है, मुंह में लेंगे गाय की चर्बी। ड्रिल करवा रहा था वहां ब्रिटिश ऑफिसर, वो ऑफिसर तो सारे सेना में ब्रिटिश ही होते थे, ये हवलदार सिपाही वगैरह ये इंडियन होते थे। तो जब ड्रिल करवा रहा था ऑफिसर, तो बोला कार्टिज मुंह में लो, मंगल पांडे ने मना कर दिया। फिर उसने उसके साथ बेइज्जती का व्यवहार किया, तो मंगल पांडे ने क्या है, उस ऑफिसर्स के खिलाफ बेइज्जती का व्यवहार किया और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, इंग्लिश इनडिसिप्लिन, और उसको बैरकपुर छावनी में फांसी पर लटका दिया मंगल पांडे को, 8 अप्रैल 1857। ये क्या है कि ऐसी थी जैसे एक तिल्ली लगा के छोड़ देना, चिंगारी। ये तिल्ली किसने? मंगल पांडे की फांसी ने। When the Mangal Pandey was hanged in Barakpur, Kent, it was lightning, it was a sprinkle of fire.
8 अप्रैल 1857, हिंदी में 8 अप्रैल 1857। पता लगा मेरठ छावनी को कि इस प्रकार से गाय का और या सुअर की चर्बी का, तो मोहम्मदन और हिंदू दोनों ही जो फौजी थे, दोनों ने यहाँ मई 57 में, अप्रैल के बाद में मई आ गया ना, मई 57 में 80 वहां जो ड्रिल हो रही थी, उन्होंने भी मना कर दिया। मेरठ छावनी में, मेरठ कैंट में 85 सैनिकों को सस्पेंड कर दिया और उनको जेल कर दिया, दिल्ली में लाके के जेल इनडिसिप्लिन। अंग्रेजों ने 85 को जेल कर दिया। अब दूसरे दिन जो इनको जेल के लिए भेजा, दिल्ली में जेल कर दिया, दूसरे दिन क्या, सारी कैंट के जो सारे जो फौजी थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और वो सारे क्या है कि दिल्ली की, मेरठ से दिल्ली की तरफ, मेरठ से दिल्ली की तरफ उठ के और लाल किला को घेर लिया चारों तरफ से, और बहादुर शाह जफर को बोला, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर ऑफ द रिवोल्ट, यू आर द लीडर ऑफ रिवोल्ट। हमें अंग्रेजों को बाहर फेंकना, आउट ब्रिटिशर्स, आउट ब्रिटिशर्स। तो बहादुर शाह जफर की जो बेगम थी जिन्नत, जिन्नत महल, उसने लाल किले के गेट खोल दिए और उसको उसने डिक्लेयर कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर चाह नहीं रहा था अंदर से कि क्या कबाड़ा हो गया, लेकिन जिन्नत महल और जो फौजी वगैरह थे उन्होंने उसको लीडर बना दिया। अब जफर ने क्या किया कि फिर बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लीड करूंगा इस रिवोल्ट को, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। बहादुर शाह जफर ने डिक्लेयर कर दिया, बहादुर शाह जफर सेकंड, उसने लीड करने के लिए यस कर दिया, और उसने उसने कहा कि एक कॉन्फेडरेंसी बनाएंगे, कॉन्फेडरेंसी बनाएंगे, जिस प्रकार से मराठों की कॉन्फेडरेंसी थी ना, सिंधिया भोपाल में, ग्वालियर में, ग्वालियर में सिंधिया, इधर इंदौर में होलकर होते थे, उड़ीसा में भोंसले होते थे, बड़ौदा में गायकवाड़ होते थे, साउथ में पेशवा होते थे। तो ये मिलकर इस प्रकार से कॉन्फेडरेंसी बनाकर लड़ा करते थे। तो हम अपने सारों, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी नवाब वगैरह जो भी है, मिलके एक कॉन्फेडरेंसी बनाएंगे और उसी प्रकार से राज करेंगे और उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे मिलके। ये क्या है कि बिगिनिंग्स हुई। बहादुर शाह जफर सेकंड को आपने लीडर बना दिया रिवोल्ट का। अब क्या है कि सब स्प्रीड कैसे होता है आगे, दो में घटनाएं, स्प्रीड कैसे होता है। अब जमींदार भी तंग थे क्योंकि उनकी भी जमीनें जा रही थी, भाई उनकी भी अथॉरिटी थी, छोटे मोटे जो तालुकेदार, किलेदार वगैरह दार जो थे, उनकी भी अथॉरिटी खत्म हो रही थी। तो वो भी सोच रहे थे कि अब अपने को वापस मिलेगी अथॉरिटी, अब हम वापस ताकत में आएंगे। तो एवरीवेयर स्प्रीड हो गए, जमींदार भी उठ खड़े हुए, तालुकेदार भी उठ खड़े हुए। अब आइए आप कानपुर। कानपुर के पास में आपको बताया था मैंने कि जब आखिरी मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने सारी जमीन जब ले ली पेशवाओं की, तो आखिरी जो बाजीराव सेकंड था पेशवा, उसको कानपुर के पास बिठूर जगह थी, वहां लागे उसको कि यहाँ रहे, यहाँ नजरबंद कर दिया था और पेंशन देनी शुरू कर दी, पेंशन देनी शुरू कर दी थी। अब इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई डलहौजी ने कि पेंशन नहीं मिलेगी, उसका क्योंकि दत्तक पुत्र था, वो गोद लिया हुआ था नाना साहब, पेशवा बाजीराव गया कानपुर में गुजर गया, तो नाना नाना पेशवा ने अपनी फाइल भेजी कि पेंशन मेरे को दी जाए, लेकिन मना कर दिया, बोले ये पॉलिसी आ गई है, आपको लैप्स है, पेंशन नहीं मिलेगी आपको। तो नाना साहब रिवोल्ट का क्या नेता बन गया और कानपुर के अंदर सारा कब्जा कर लिया नाना साहब ने। अब आइए लखनऊ। अवध की राजधानी वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का जो लड़का था बिरजिस कादर, वाजिद बिरजिस कादर, कादर ने क्या है कि अपनी माँ हजरत महल के साथ मिलके क्या है कि लखनऊ पर कब्जा कर लिया। ये
झांसी की कहानी पता ही है। झांसी के लक्ष्मीबाई क्या है कि 54 में अपनी फाइल भेजी थी कि मैंने गोद लिए राजकुमार, और झांसी का राज जो उसको दिया जाए। फाइल में 9 लिख दिया गया था, 9 ये अंग्रेजों में मिल जाएगी झांसी, और मिला भी लिया था उन्होंने। अब लक्ष्मीबाई बदला लेने के लिए क्या है कि रिवोल्ट के अंदर कूद पड़ी लक्ष्मी रानी झांसी। झांसी को उन्होंने कब्जा में कर लिया। तांत्या टोपे इसकी सहयोग कर रहा था। फैजाबाद में एक कहानी, फैजाबाद कहाँ है? अयोध्या के पास। अयोध्या को आप फैजाबाद कह सकते हो। फैजाबाद में क्या है कि एक मौलवी साहब थे, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला मौलवी साहब थे। उन्होंने ये घोषणा ही कर दी कि मेरे को दिख रहा है, मैं भविष्य वेता हूं, मेरे को फ्यूचर दिखता है, मैं देख रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ब्रिटिश खत्म है इंडिया से। और फौज लेकर के आएगी, दिल्ली की तरफ बढ़ गया फैजाबाद पर कब्जा करके। अब बरेली में बख्त खां, श्रीमान बै फॉर बरेली, बी फॉर बख्त खां खड़ा हो गया, बरेली पर कब्जा कर लिया। और बिहार, पूरे बिहार के अंदर गया एक जमींदार था कुंवर सिंह, उसके किस्से बिहार हर बिहारी से सुन सकते हो आप, इतना वो बहादुर आदमी था वो। इनके तो ताबे नहीं आया था वो, अंग्रेजों के तो कंट्रोल में ही नहीं हुआ था। बहुत आखिर में 2 साल बाद में कंट्रोल में आया था 57 के। तो बिहार में जो जमींदार था कुंवर सिंह, वो मुकाबला कर रहा था अंग्रेजों की फौज का। रामगढ़, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ था, वह अवंतीबाई लोधी थी, वो विद्रोह करके वापस अपना रामगढ़ पर स्थापित हो गई थी। कुल मिला के इस प्रकार से सारी जगह फैल गया, और जहां भी कोई गोरा मिलता या गोरों के सिंबल होते वो जला दिए जाते, मार दिए जाते, और रिवोल्ट आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। अब तीसरा जो है, इसको रोकने के लिए कंपनी फाइट्स बैक। क्या किया कंपनी ने कि सितंबर 57 को सबसे पहले दिल्ली को कंट्रोल करो, क्योंकि ये पावर सेंटर है और बहादुर शाह जफर लीड कर रहा है। पहले रूट को ही चोटी पकड़ो। ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा ही किया। दिल्ली को इन्होंने सितंबर 57 में कब्जे में कर लिया, और जो लीडर था जफर, बहादुर शाह जफर और जीनत महल को, इनको आजीवन कारावास सुना के और म्यांमार में जो रंगून की जेल थी उसमें भेज दिया। वहां जफर साहब जो है नवंबर 62 के अंदर मर गए, डाइड, जेल में। ये जो लखनऊ में वाजिद अली शाह का जो लड़का था, उसको काबू कर लिया इन्होंने मार्च 58 में, 1 साल बाद लखनऊ रीगेन। झांसी में ह्यूगफ जो कर्नल था, उसने लक्ष्मीबाई से युद्ध करके उसको लक्ष्मीबाई को मार दिया था। तांत्या टोपे भाग गया था लेकिन जंगलों में इधर उधर, लेकिन उसको भी ढूंढ के इन्होंने क्या किया है कि अप्रैल 59 में उसको भी खत्म कर दिया। और साथ में क्या है कि ये तो था पनिशमेंट, एक आता है ना प्राइज एंड पनिशमेंट, ये तो था पनिश। सारे तरीके अपना रहे थे फाइट बैक के लिए कि इनको काबू कैसे करें, कि पनिशमेंट भी दो और इनको प्राइज भी दो। जो लॉयल थे, जो हेल्प कर रहे थे अंग्रेजों की, कोई भी जमींदार, फौजी, चाहे कोई जात का, धर्म का, कोई भी जो हेल्प कर रहा था इन रिवोल्ट के खिलाफ, तो उनके लिए लॉयल्टी अनाउंसमेंट किया। जो हमारे लिए जो लॉयल है, उनके राइट्स हम बहाल करेंगे वापस, और कभी भी हम उनके राइट्स जो है नहीं छीनेंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया लॉयल्टी के लिए। और सबमिशन, ये भी घोषणा कर दी कि चलो कोई ना बात है, गलती से रिवोल्ट के अंदर शामिल हो गया, लेकिन यदि किसी ने किसी गोरे को नहीं मारा है, भले इंडियंस को चेपा हो, गोरे को नहीं मारा है, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। सबमिशन, और उसको उसको उसके अधिकार भी बहाल कर दिए जाए।
इस तरह के प्राइज अनाउंसमेंट कर दिए उन्होंने। और जो दोषी थे उनके लिए ट्रायल्स शुरू कर दिए। ट्रायल्स मतलब सुनवाई। सुनवाई काहे की होनी थी, फांसी पर फांसी ऑर्डर लेने होते हैं वहां। और ट्रायल्स एंड हैंग, ट्रायल्स एंड हैंग, जगह जगह, जगह जगह खुले के अंदर लोगों को दिखाने के लिए फांसियां ओपन शुरू कर दी अंग्रेजों ने। इस प्रकार से कंपनी क्या है, फाइट्स बैक करती है। तो भाई सीधी सी बात है कि इधर से रिवोल्ट होता है, रिएक्शन होता है, देखिए आप। और इधर से क्या है कि अंग्रेज फाइट्स बैक करते हैं। जब दो चीजें टकराएंगी आपस में तो क्या होगा, दो मिसाइलें टकराएगी तो क्या होगा, कचरा नीचे गिरेगा। या कोई दो चीज मिलाओगे आप केमिकल्स की, कोई दो केमिकल्स मिलाओगे तो तीसरा केमिकल नया बनेगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल मिलाओगे तो पानी बनेगा नया, तीसरी चीज। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरी चीज पानी। मतलब ये इस रिवोल्ट आपने पढ़ लिया, ये दो चीजें पढ़ लिया आपने। अब आपको पढ़ना है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ, उसके बाद, मतलब जब पानी बन रहा है। अब जब शांत हुआ मामला तो नई पॉलिसी आई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नया पानी आया ना, उसी प्रकार से नई पॉलिसी आई। या उसके बाद तो अपने इस सारे जो नई चीजें जो रिवोल्ट के बाद में आई सामने, उसमें उनको क्या है कि 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स में बारी बारी से आप ग्राफिक में याद कर लेना। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, व्हाट डू मीन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज। पहले तो एक व्यापारी राज कर रहे थे, यहाँ कंपनी राज कर रही थी ना, वहां की सरकार तो राज नहीं कर रही थी, ब्रिटिश सरकार है। अब वहां की पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया 1858 में, क्या कि अब जो गवर्नमेंट है वो क्राउन की होगी, रानी की होगी, राजा की होगी। कंपनी कंपनी की गवर्नमेंट नहीं होगी। अब क्राउन चलाएगा इंडिया को, कंपनी नहीं चलाएगी। पावर, यानी पावर जो थे राज के, वो कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर हो गए। समझ में आ रहा ना। और वहां एक जो मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जैसे मोदी के मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री में एक भारत मंत्री कहते थे उसको, भारत का मंत्री हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहते थे उसको। वो कैबिनेट का मेंबर होगा और उसकी अपनी एक काउंसिल होगी जिसको भारत काउंसिल कहा जाएगा। तो भारत के प्रशासन संबंधी उस काउंसिल के अंदर जो है ना विचार किया जाएगा, और उनको लागू करने के लिए क्या है, जो मिनिस्टर है वो लागू करवाएगा वायसराय से। वायसराय से। अब तक क्या कह रहे थे कंपनी के आदमी, वो सबसे बड़ा जो था गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल दिया वायसरॉय। आ गया ना समझ में। तो आखिरी ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत कह रहा हूं मैं, ब्रिटिश भारत का जब ब्रिटिशों का राज था तो आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। और पहला वॉइसरॉय कौन था, कैनिंग। क्योंकि उसी को राजा ने, जो कंपनी वाला था, उसी को कह दिया कि आप वायसराय हो हमारे, आप चलाओ राज। आ गया ना समझे। ब्रिटिश भारत का बोला है मैंने, ब्रिटिश भारत का। क्योंकि इंडिया आजाद होने के बाद में जो वायसराय माउंटबेटन था, उसको
आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा था राम गोपालाचारी। इसलिए ब्रिटिश भारत नाम लिया मैंने। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। है ना समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया था ये। सबॉर्डिनेशन, अब जो राजा वगैरह, किंग्स नवाब वगैरह जो विद्रोह कर रहे थे, उनको ये कह दिए कि शांत रहो, बैठ जाओ। अब कोई लेफ्ट वेफ्ट से, पैरामाउंट से ड्यूटी, तुम जी जाने, तुम्हारा काम जाने। चाहे इनको फांसी लटकाओ, चाहे इनको उल्टा लटकाओ, चाहे इनको गोली मारो, कुछ भी करो, तुम जानो, तुम्हारी जनता जाने, हम आपका राज नहीं लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखोगे आप कि आप क्राउन के अंडर में हो, रानी के अंडर में हो, सबॉर्डिनेशन में हो आप। ये सबॉर्डिनेट पॉलिसी कहलाती है। तो एक प्रकार से वो हो गए जैसे कोई मोदी जी के अंडर में जो कलेक्टर, आईपीएस, पुलिस वगैरह काम करती है ना, मंत्रियों के नीचे, तो बस वैसे राजा महाराजा आईएएस आईपीएस की तरह से काम करते रहो, और आपकी पोस्ट कहीं नहीं जाएगी, बस ठीक है, ओके। आर्मी में भी बदलाव किया उन्होंने। पहले जो रेशो था, इंडियन गांवों से जो इंडियंस भर्ती किए जाते थे वो कम कर दोगे, गोरों की संख्या बढ़ाओ आर्मी में। और जो तोप खाने होते थे वो तो प्योरली क्या है कि गोरों को दे दिया। बंदूकें बंदूकें भी क्या है कि गोरों को दे ज्यादा। रेशियो ऑफ इंडियंस वर लेसन। ब्रिटिशर्स, इनका रेशियो बढ़ाया गया आर्मी में। और जो इंडियन आर्मी लॉयल रही थी, जिन्होंने रिवोल्ट को दबाया था, सहयोग किया था, जैसे ग्वालियर का सिंधिया, हालांकि ये आज तक मिनिस्टर भी हैं, राज भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री बड़ी खराब रही है। ये ब्रिटिशों का साथ दिया इन्होंने। खुद कैनिंग ने कहा, वायसराय ने, जब शांत हुआ मामला, कि यदि सिंधिया मेरे को हेल्प नहीं करता तो मैं पैक कर जाता। इधर क्या है कि जो सिख थे, सिख और पठान, वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। जो जो सिख, बड़े अचंभे की बात है, सिखों का जो चरित्र है वो समझना बड़ा मुश्किल है। विम्सिकल टाइप मामला हो गया ये। देखो आप, 1849 में इन सिखों का खून बहाया, सारी सतलज लाल कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, डलहौजी ने, और सारा पंजाब अपने में मिला लिया था। लेकिन वही जो फौज है 1857 में, कितना फर्क है, 5-7 साल का फर्क रहा, अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे। बाद में फिर आर्मी में गया। बोलो, आर्मी में अपने जो इंडियन आर्मी है उसमें क्या है कि सिखों को लेंगे, पठानों को लेंगे, है समझ में, उन्हीं को भर्ती करेंगे अपने। जो लॉयल थे सिर्फ उनको भर्ती करेंगे, बाकी की भर्ती नहीं करेंगे अपने। ये पठान लेंगे। फिर आइए मुस्लिम्स। अब जब रिवोल्ट हुआ तो थोड़ी जगह पर ही हिंदू राजा थे, सारी जगह पर क्या नवाब ही नवाब थे मुस्लिम से। मुगल एम्परर था, सारी जगह छोटी जमींदार, तालुकेदार। परसेंटेज क्या है कि मुसलमानों की ज्यादा थी राज। तो अंग्रेजों के दिमाग में बैठ गया, यही है रोग की जड़। ये जो मोमडन जो है, ये रोग की जड़ है। तो जो मोमडन, जो किंग राजा अथॉरिटी थे, उनकी सारों की संपत्तियां जो है कॉन्फिस्केट कर ली। जैसे आजकल योगी जी करते हैं ना, चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो, यदि इसने कोई लॉ एंड ऑर्डर भंग किया, कोई वायलेंस दिखाया, तो उसके मकान को तोड़ दो, संपत्ति कॉन्फिस्केट कर लो।
ऐसे ही अंग्रेजों ने मुस्लिम्स की संपत्ति जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली और उनको दबाया, सबड्यूड। और एक बात और इन्होंने ध्यान में कर ली, रेस्पेक्ट टू नेटिव्स कल्चर एंड रिलीजन। भाई ऐसा है, उनके जो कस्टम्स है ना इंडियंस के, खराब से खराब है। जिंदा को जला देते हैं, सती बना देते हैं। ये मर्द हस्बैंड के साथ जिंदा औरत को जला देते हैं, ये सती। विधवा दोबारा ब्याह नहीं कर सकती। बड़ा गंदा रिवाज है इनका। होगा, ये भूलते हैं। अपने इसमें पचड़े में नहीं पड़ने का, अपन पतड़े में नहीं पड़ने का, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे रिलीजन को खराब कर। तो रिस्पेक्ट एक प्रकार से यूं कही कि वो रिस्पेक्ट देने लगे रिचुअल्स कस्टम्स को, कि हम नहीं छेड़ेंगे ये तुमको। और जो आगे जो भी पॉलिसीज बनी, पहले तो 100 साल में इनको सबको दबाने वाली बनी थी। बाद में क्या है, जो भी पॉलिसी बनाते ना तो जनता दबाई जाती थी, लेकिन उनके फेवर में जो जमींदार, किंग्स, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके राइट्स बरकरार रखे जाते थे। तो जनता और जमींदार का जब झगड़ा होता, किसान और जमींदार का झगड़ा होता, तो जमींदार का पक्ष लिया जाता था, पीजेंट गए भाड़ में। तो ये नई चीज आफ्टर जो है ये पॉलिसीज उभर कर आई। ये पॉलिसी जो भी अपने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जो पॉलिसीज आफ्टर मैथ की है, वो इनके ऊपर पहले जो थी उसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। ये प्रभाव पड़ा इस रिवोल्ट का। तो तरतीबा ढंग से, क्रम से, इस सीरियल वाइज इस तरह से घटनाओं को, पॉलिसीज को आप क्या है कि इसमें फिलअप कर लेना, जो ग्राफिक अपने बनाया है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक।